अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी इन फ्यूचर। यानी आपने इस टॉपिक में बेसिकली देखना ये है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो आपको आने वाले वक्तों में किस तरह से फ़ायदा दे सकती है और आप आने वाले वक्तों में इस बुक की हेल्प से, इस सब्जेक्ट की हेल्प से अपनी ज़िंदगी को किस तरह से आसान कर सकते हैं। सो साइंस Microbiology is a science that dominates the 20th century and microbiology is one of the newer science। यानी साइंस जो है वो 20वीं सदी में साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। उसमें से जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका वो है माइक्रोबायोलॉजी। और आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट है? ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप आम आँख से नज़र ना आने वाले जानदारों की ज़िंदगी के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज़ डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा वसी हो, ऐसा इल्म जिसकी आप कह सकते हैं वुसअत बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत बड़ा हो। एक्सप्लोडिंग एक्सप्लोडिंग का मतलब होता है जिसमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नए नए तरीके आपको देखने को मिलते हों। एंड रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है ये एक इनकलाबी जो है आपका सब्जेक्ट है जिसने आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। किस किस तरह से आसान कर दिया है वो नीचे आपको पॉइंट्स जो हैं वो बताए गए हैं। तो जो पहला टॉप पॉइंट है आपका, डेट इज़ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो एंड ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, डेट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन्स बेसिकली क्या होती है, आपको हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि जी हमने वैक्सीनेशन कराई है या जो हमने ट्रीटमेंट कराई है। वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट में फ़र्क होता है। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बुखार हो गया है, आपको जब बुखार हुआ है तो बुखार होने के बाद आप दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप कहते हैं ट्रीटमेंट करना, उसको आप कहते हैं रेमेडी यूज़ करना। ठीक है, यानी जब बीमारी हो गई, बीमारी होने के बाद अगर आप इलाज कर रहे हैं तो वो आपकी ट्रीटमेंट है। जबकि वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन आपकी एक ऐसा इलाज है या आपकी एक ऐसी एहतियाती तदाबीर है, आपकी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि आप बीमारी होने से पहले इस्तेमाल करते हैं। यानी अब जब आप पोलियो की वैक्सीनेशन कराते हैं, पोलियो की कभी भी ट्रीटमेंट नहीं होती, पोलियो की आप वैक्सीनेशन कराते हैं। यानी जब बच्चा पैदा होता है या वो 1 साल का होता है या जो भी जिस स्टेज पे भी उसको पोलियो के कतरे पिलाने होते हैं, उसको पोलियो नहीं हुआ होता, लेकिन आप उसको पहले से ही मेडिसिन पिला रहे होते हैं, ड्रॉप्स पिला रहे होते हैं। तो वो होती है वैक्सीन। वैक्सीन इसलिए की जाती है कि आपको बीमारी ना हो। ठीक है जी, वैक्सीनेशन किस लिए की जाती है? वैक्सीनेशन इसलिए की जाती है कि आपको बीमारी ना हो। जबकि और अगर आपको बीमारी हो गई तो बीमारी होने के बाद जो इलाज आप कराते हैं उसको आप कहते हैं ट्रीटमेंट कराना। तो वैक्सीन्स बेसिकली किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? आपको ये पता है कि जो ड्रग्स होती हैं या जो आपकी मेडिसिन होती हैं जो आपको बाज़ार से मिल जाती हैं, आपने फार्माकोग्नोजी में पढ़ा है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स से बनाई जाती हैं। सारी की सारी मेडिसिन की बात नहीं करी, लेकिन मोस्टली जो आपकी मेडिसिन होती हैं वो प्लांट, किसी न किसी प्लांट के किसी हिस्से को इस्तेमाल करके बनाई जा रही होती हैं। जबकि जो आपकी वैक्सीन्स होती हैं वो क्या होती हैं कि वैक्सीन को बनाने के लिए आपको प्लांट्स की ज़रूरत नहीं होती। वैक्सीन्स को बनाने के लिए आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ज़रूरत होती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो होते हैं जो कि ज़िंदा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो जानदार होते हैं, जो सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी नई नस्ल पैदा कर सकते हैं। ठीक है जी, उनको आप कहते हैं लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप कहते हैं एटेनुएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एटेनुएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या आप उनको कहते हैं वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अटेनुएटेड या वीक का मतलब सेम ही होता है। इसका मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑलमोस्ट मरे हुए होते हैं या बहुत कमज़ोर होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि ये आप में बीमारी पैदा नहीं कर सकते। तो जो आप वैक्सीनेशन बनाते हैं या जो आप वैक्सीन्स बनाते हैं वो बेसिकली आप वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से या अटेनुएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाते हैं। आप क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पोलियो की वैक्सीन बनानी है या आपने स्मॉल पॉक्स जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है, आपने उसकी वैक्सीन बनानी है। तो जो स्मॉल पॉक्स पैदा करने वाला आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़म होगा, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को आप जो है वो कमज़ोर हालत में, वीक हालत में या अटेनुएटेड हालत में इंसान की बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं। जब आप उसको इंसान की बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं तो आपकी बॉडी जो है उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेती है। जब आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेती है तो हमें पता है कि एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है। एंटीबॉडी का काम होता है कि
आपकी जिस्म की हिफाजत करना। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी स्मॉल पॉक्स का वायरस आपकी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करेगा तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, आपकी बॉडी में ऑलरेडी आपकी पुलिस मौजूद है, आपकी आर्मी मौजूद है, जो कि आने वाले बैक्टीरिया से या वायरस से या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वीक फॉर्म में था या एटेनुएटेड फॉर्म में था, आपने अगर वो एंटर किया है तो वो स्मॉल पॉक्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको फ्यूचर में आने वाले स्मॉल पॉक्स से ही बचाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने वैक्सीनेशन करवाई है पोलियो की और आप कहें कि जी मैंने तो पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई थी, मुझे स्मॉल पॉक्स क्यों हो गया। तो जब आपने पोलियो की वैक्सीनेशन कराई है तो आपको पोलियो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन कराई होगी तो आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। लेकिन अगर आपने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन कराई है और आप कहें कि जी मुझे पोलियो की वैक्सीनेशन मैंने नहीं कराई और मैं स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन से ही पोलियो से ठीक हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता। जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप वीक फॉर्म में या एटेनुएटेड फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर जाकर एंटीबॉडीज़ बना देगा, क्योंकि वो वीक हालत में है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, वो एंटीबॉडीज़ आपके आने वाले वक्त में आपकी हिफाजत करेंगी। नेक्स्ट टाइम अगर ताकतवर या हेल्दी या लिविंग स्मॉल पॉक्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करेगा तो वो पहले से बनी हुई जो कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंटीबॉडी बनाई थी वो उसकी हिफाजत करेंगी और एंटीबॉडी आने वाले जरासीम से लड़कर उस स्मॉल पॉक्स को आप तक होने से रोक देंगी। ठीक है जी, तो ये हो गई वैक्सीन्स की बात। तो वैक्सीन्स अगर आपको वायरसेस का अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता ना होता, आपको ये ना पता होता कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह इस्तेमाल होते हैं, कमज़ोर होते हैं या वो हेल्दी होते हैं और आप इसको किस तरह से अपनी मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कभी भी पोलियो की वैक्सीन या स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन या टेटनस की वैक्सीन ये ईजाद ना होती। तो वैक्सीनेशन के ईजाद होने में आपके माइक्रोबायोलॉजी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। उसने आपको इस काबिल बनाया है कि आप बीमारी को होने से पहले ही रोक सकते हैं। इसके अलावा एक दवाई होती है जिसका नाम होता है पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक होती है और इसको भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि द डिस्कवरी ऑफ सम ऑफ द विटामिन एंड अदर बेसिक फूड मटेरियल हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपके बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो कि आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। मोस्टली विटामिन आपको प्लांट से मिलते हैं, आपको फिश से मिलते हैं, आपको एनिमल्स के जो कोड लिवर ऑयल होता है वहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा कुछ आपके जो विटामिन होते हैं वो आपको आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर भी नेचुरली तौर पर अल्लाह ताला ने ई कोलाई के नाम से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी के अंदर रखा है। ये बैक्टीरिया जिसका नाम ई कोलाई है, इसको आप एस्चेरिचिया कोलाई भी कहते हैं, ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन बनाने में हेल्प करता है और आपकी बॉडी को जो है हेल्दी बनाने में, एक्टिव बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो थर्ड पॉइंट आता है कि नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द सेल एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्टेन सेल्स पार्ट इन हेरिडिटी इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द बायोलॉजिस्ट। सेल का आपको पता है कि सेल जो है वो लाइफ का बुनियादी यूनिट है। हम कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर किसी जानदार के अंदर ज़िंदगी मौजूद है तो वो क्यों मौजूद है? क्योंकि उसके अंदर सेल मौजूद है। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है सेल। जो आपके बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, मोस्टली आपके यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है। कुछ आपके जानदार ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, अपनी एग्जांपल ले लें, आप एनिमल्स की एग्जांपल ले लें। इन सब की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बने हुए होते हैं। तो यही सेल एक नस्ल से अगली नस्ल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं और जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो वो बेसिकली आपकी बॉडी के सेल्स को ख़राब करना शुरू करता है। लिहाजा माइक्रोबायोलॉजी ने आपकी इस तरह से भी हेल्प की है कि इसने आपको सेल के बारे में डिटेल में बताया है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वो किस किस तरह से आपकी बॉडी के सेल के कौन से जो आपकी इस बॉडी के सेल्स के जो छोटे छोटे अज्जा होते हैं वो उनमें से किस को ख़राब कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द बायोलॉजिस्ट
The biologist may use microorganisms as possible source of food and oxygen for the space travelers. आपको पता है कि जब जो भी आपके साइंटिस्ट होते हैं, जो खलाबाज होते हैं, जब वो खला में जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर्स लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, वहाँ पे खुराक नहीं होती, तो उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स इतने हैवी होते हैं कि इनको इतने लंबे फासले पर लेकर जाने के लिए एक इंसान को बहुत ज़्यादा वेट उठाना पड़ता है इन सिलेंडर्स का। आज के दौर में साइंटिस्ट क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो हैवी हैवी सिलेंडर्स उठाएं, वो कुछ जिसमें कुछ सिलेंडर्स अपने साथ रखते हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। उसके अलावा वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने साथ लेकर जाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ज़िंदा रहते हैं, उनको आप कहते हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब साइंटिस्ट अपने साथ लेके जाते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उनको सांस लेने में हेल्प करते हैं, या उनके लिए ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। जैसे आपके लिए प्लांट्स जो हैं क्या काम करते हैं, पौधे आपके लिए ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आप खला में लेके जाते हैं, इनमें कुछ चेंजेस की जाती हैं, फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप जो है आपको बड़े बड़े हैवी सिलेंडर्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप थोड़ी सी मिकदार में ले जाते हैं, जिससे आपकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद आता है जनाब आपका पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डेट इज़ फिजिशियन नीड्स नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टू फाइट डिजीज़। फिजिशियन मीन डॉक्टर, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनका बेसिक सब्जेक्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी, और उन्होंने ये सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ा हुआ होता है। वो इसलिए पढ़ा हुआ होता है कि फिजिशियन का पर्पस क्या होता है, फिजिशियन का मकसद ये होता है कि उसने बीमारी को डायग्नोज करना होता है। बीमारी आप डायग्नोज कैसे करते हैं, जब तक आपको यही नहीं पता कि आपने फॉर एग्जांपल टेस्ट करा लिया, टेस्ट का रिजल्ट आ गया, आपको यही नहीं पता कि जो इन्फेक्शन हुआ है ये वायरस की वजह से हुआ है या ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, या आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, या किसी भी टाइप का कोई और इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने स्टडी किया होगा, आपको पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शक्ल कैसी होती है, उसकी साख्त कैसी होती है, उसकी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वहाँ पे वो कौन कौन सी अलामात पैदा करता है, सिम्टम्स क्या होती हैं पेशेंट की, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है या पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में माइक्रोबायोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सी दवाई बॉडी में जाकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन से हिस्से को तबाह करेगी, आप इलाज नहीं कर सकते। यानी जब आप एंटीवायरल ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो एंटीवायरल ड्रग्स की मुख्तलिफ टाइप्स आपने पढ़ी हैं। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आप ये पढ़ते हैं कि कौन सी दवाई बॉडी में जाकर किस तरह से काम करती है। यानी अगर आप एंटीवायरल ड्रग ले रहे हैं, एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती हैं, वो दवाइयाँ जो कि वायरस की ट्रीटमेंट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो आप दवाई इस्तेमाल करेंगे उसको आप कहते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है जी, तो जब आपने एंटीवायरल ड्रग्स ली हैं, आप अब एंटीवायरल ड्रग कोई एक तो नहीं है, दुनिया में मुख्तलिफ टाइप्स के सॉल्ट्स अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे जाके वायरस को ख़त्म करते हैं, लेकिन उन सब के फंक्शंस डिफरेंट है। कोई मेडिसिन ऐसी होती है जो कि जाके वायरस की सेल वॉल को ख़राब करती है, कोई आपकी सेल मेम्ब्रेन को ख़राब करती है, कोई आपकी दवाई ऐसी होती है जो कि जाके वायरस के डीएनए या वायरस के आरएनए को ख़राब करती है, कोई आपकी दवाई ऐसी होती है जो कि जाके वायरस के राइबोसोम्स को ख़राब करती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना कि आप जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो दवाई जाकर वायरस के किस हिस्से पे अटैक करेगी और उसको किस तरह से ख़राब करेगी, किस तरह से ख़त्म करेगी, उसको आपकी बॉडी से किस तरह से एलिमिनेट करेगी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको माइक्रोबायोलॉजी से मिलती है। इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट ऑफन यूटिलाइज माइक्रोबायोलॉजी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल केमिकल प्रोडक्ट्स। आपकी इंडस्ट्री में जब आप इंडस्ट्री लेवल पर जहाँ काम करते हैं तो वहाँ पे जो आपके साइंटिस्ट होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स तो खैर नहीं आप कह सकते, मोस्टली साइंटिस्ट ही होते हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी भी होती है, और उन्हें पता होता है कि आपकी माइक्रोबायोलॉजी जो है वो आपको किस तरह से फ़ायदा पहुँचाएगी। तो हमने एक चीज़ पढ़ी होती है जनाब, आप जब आप घर में दूध से दही जमाते हैं,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, रात को दूध रख देते हैं और सुबह वो योगर्ट में कन्वर्ट हुआ हुआ होता है। अब जो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है वो इस तरह से नहीं होता कि वो सारी सारी रात दूध को रखेंगे और सुबह उसको दही बनाएंगे। वो बेसिकली क्या करते हैं, उस दूध के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक कराते हैं। वो दूध के ऊपर एक बैक्टीरिया छोड़ते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करता है, उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, दोबारा मैं नाम बता रही हूँ, बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्या काम करता है, जब आप इसको दूध के ऊपर अगर अटैक करवा दें तो ये बैक्टीरिया कुछ ही सेकंड्स के बाद या कुछ ही मिनट्स के बाद उस दूध को दही में कन्वर्ट करा देता है। तो अगर आपको इंडस्ट्रियल स्केल पर या लार्ज स्केल पर दही जमाना हो, या जो दही की बड़े बड़े कारखाने होते हैं वहाँ पे दही जो है वो इस तरह से जमाई जाती है। दूसरा, जो आप शराब इंडस्ट्री होती है, आपकी जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अंगूर को गलाती हैं, उन अंगूरों को गला सड़ा कर जो है वो शराब जो है वो बनाई जाती है। तो अब उन अंगूरों को अगर आपने नेचुरल तरीके से गलाना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एक फंजाई का इस्तेमाल करते हैं। उस फंजाई का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविजिया। फंजाई का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविजिया। ये फंजाई क्या करती है, इस फंजाई को आप अंगूरों के ऊपर छोड़ देते हैं। ये फंजाई जाकर अंगूरों को, अगर अंगूरों ने नेचुरल तौर तरीके से 8 से 12 दिन में सड़ना था, तो इस फंजाई की मदद से वो कुछ घंटे के अंदर ही अंगूर गड़ सड़ जाते हैं और आप उसको अपनी शराब में जो है, अल्कोहल के अंदर जो है वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका प्रोसेस जो है अल्कोहल बनाने का वो तेज़ हो जाता है। तो इसी तरह से इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो अपने लिए यूज़फुल केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार कर सकें। तो आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके ऐसे भी हैं जो कि आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। दो की एग्जांपल मैंने आपको दी है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस था और ये दही जमाने के काम आ रहा था। एक दूसरी एक फंजाई थी जिसको आप कहते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविजिया। ये क्या काम करती है, ये अल्कोहल बनाने में हेल्प करती है, अंगूरों को गला सड़ाकर उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। फिर आ जाता है जनाब, द जियोलॉजिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इंफॉर्मेशन अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हिज सर्च फॉर ऑयल। जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जियो का मतलब होता है ज़मीन, और लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी करने वाले। ऐसे साइंटिस्ट जो कि ज़मीन के बारे में स्टडी करते हैं, वो उन्हें आप कहते हैं जियोलॉजिस्ट। तो ज़मीन में किस जगह से ऑयल निकलना है, किस जगह पे गैस के ज़खायर मौजूद हैं, इस सिलसिले में भी आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। साइंटिस्ट इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ गहराइयों में, ज़मीन की गहराइयों में भेजते हैं और फिर इनसे डाटा इकट्ठा करके ये बता सकते हैं कि इस जगह से ऑयल निकलने के या इस जगह से गैस निकलने के चांसेस मौजूद होते हैं। अब हमें पता है कि मुख्तलिफ ममालिक में समंदरों से जो है वो गैस निकलती है, या या ऑयल निकलता है, या बहुत गहराई में ज़मीन पर जाके जो है वो गैस या ऑयल निकलता है। तो वो किस तरह से निकलता है, वो आपके जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो इन्हीं बैक्टीरिया को, इन्हीं वायरसेस को, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि वहाँ पे से चांसेस हैं या नहीं। अगर चांसेस होते हैं तो वहाँ पे खुदाई करके उसको चेक किया जाता है, अदरवाइज उस जगह को चेक नहीं किया जाता। Thus, microbiology is important from the core of the earth to the far reach of outer space. Core of the earth का मतलब है ज़मीन की गहराई से लेकर far reaches of out, यानी core of the earth का मतलब है कि ज़मीन की जो डीप, जो आप कह सकते हैं ज़मीन की बहुत गहराई में अगर आप चले जाएं, वहाँ से लेकर आप ज़मीन से इंतहाई ऊपर चले जाएं, आपको हर जगह जो है आपकी माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करेगी। ज़मीन के अंदर जानदार कैसे ज़िंदा रहते हैं, जो पौधे हैं, जो मछलियाँ हैं या और आबी जानवर हैं, वो कैसे ज़िंदा रहते हैं, उस हवाले से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ज़िंदा रहते हैं, आप जो है इंतहाई बुलंदी पे चले जाएं, आप मरी चले जाएं, उससे ज़्यादा बुलंदी पे चले जाएं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ज़िंदा रहते हैं, वहाँ पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपकी माइक्रोबायोलॉजी जो है वो आपको हेल्प करती है। ठीक है जी, होपफुली आपको आज समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।